धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आज़ाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका यानी कि रोल अदा कर रहा है तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका है, वीडियो के नीचे जो 3 डॉट्स दिखाई देते हैं उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ खुलता है, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसमें एक लिंक है जिस पर लिखा है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर, या इसके अलावा कमेंट में भी आप जा सकते हैं तो टॉप पे वो लिंक आपको मिल सकता है, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। या इसके अलावा फ़ोन पे और पेटीएम के ज़रिए भी आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्या करें, किसी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तरह कारपोरेट की फंडिंग या किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग से धाकड़ खबर नहीं चलता है, आप लोगों के सहयोग से ही चलता है। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एक पिटीशन नए सिरे से दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि साहब कोरोना देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ के चलते भी बिहार के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, इसलिए फिलहाल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव को रद्द कराकर मार्च 2021 में कराया जाना चाहिए। बता दें, अभी हाल फिलहाल का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था जिसमें ये दोनों मांगे की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोरोना के चलते चुनाव को नहीं टाला जा सकता है, लेकिन फिर से एक बार एक नई पिटीशन दाखिल की गई है और इस बार ये पिटीशन दाखिल की है राष्ट्रवादी जनता पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा है कि मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार में चुनाव कराने का आदेश जारी करे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे एंटरटेन करता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर 90,000 से ज़्यादा रोज़ाना कोरोना के केस आ रहे हैं। वैसे बिहार की तमाम पार्टियां, खासकर बीजेपी जेडीयू, सब लोग कमर कस चुके हैं कि बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में पद खाली पड़े हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ उस मामले पर, बेंच उस मामले पर सुनवाई कर रही है, लेकिन उस मामले पर फिर से एक बार सरकार ने एक ऐसा पैंतरा चला और सुनवाई को टाल दिया, बीमारी का बहाना लिया और सुनवाई को टाल दिया। क्यों ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, उसे बताने से पहले आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच इस मामले को सुन रही है और ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। जस्टिस नागेश्वर राव हैं और जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं। ये 2 जज साहिबान हैं जिनकी बेंच के सामने देश के बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आप जानते होंगे, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारे, कैट वाला है, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने। अब उसमें लोग ही नहीं हैं तो क्या मामलों की सुनवाई होगी और क्या फैसले आएंगे, तो उसी को लेकर ये एक पिटीशन यहाँ दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल्स में पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती करवाई जाए, उसको लेकर नोटिस जारी कर रखा है और ये बेंच लगातार सुनवाई कर रही है। अब कल यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश होते हैं। कहते हैं माई बाप, हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल है ना के वेणुगोपाल साहब, उनके एक दोस्त को कोरोना हो गया है, उसके चलते उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया है, यानी कि खुद को एकांतवास पे लेके चले गए हैं वो। इस वजह से इस मामले में फिलहाल अभी सुनवाई ना की जाए, इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं 15 सितंबर तक इस सुनवाई को टाल देते हैं। ये ट्रिक है। बताइए, मैं आपके सामने खबर रखी थी एडवोकेट महमूद प्राचा से बात करते हुए कि आजकल हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहाँ हैं, हर मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि गुजराती हैं वो ही क्यों खड़े रहते हैं। तो अभी सॉलिसिटर जनरल तो क्वारंटीन है नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो क्वारंटीन है नहीं, तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से यही लोग तो पेश होते हैं। लेकिन इस मामले में देखिए बहाना क्या बनाया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल नहीं पेश हो सकते हैं, इस वजह से इस मामले को टाल दिया जाए। ये होता है तारीख पे तारीख लेने का तरीका। ये वो सरकार है जो दावे कर रही है कि हम लोग संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर दीजिए, वहाँ पे लोगों की नियुक्ति ही मत कीजिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
कोरोना के दौर में बुजुर्गों की सुविधा के लिए क्या कर रही हैं सरकारें, ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है और कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर बाकायदा हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार और तमाम प्रदेश सरकारें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। देश के जाने माने राज्यसभा के सांसद हैं अश्विनी कुमार और पेशे से एडवोकेट भी हैं, उनके जरिए पिटीशन दाखिल की गई है। हालांकि जब उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया में आ रहा है कि बुजुर्गों की कैसी हालत है कोरोना लॉकडाउन के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसने कहा देखिए बहुत बड़ा देश है, हर चीज़ पे फोकस नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र और पीपी किट जैसी सुविधाएं उनको किस तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पहले बता दें आपको 4 अगस्त को इसी बेंच ने फैसला सुनाया था कि जितने भी तमाम बुजुर्ग हैं जो उनको पेंशन दी जाती है वो समय से दी जाए और उनको मिलने वाली सुविधाओं को भी समय पर उनको उपलब्ध कराया जाए। अब पूछा है कि सरकारों ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनके लिए क्या किया है। जो बीमार होके खुद चल के अस्पताल से डॉक्टर के पास तक जा रहा है उसे तो दवा गोली मिल ना रही, जो बुजुर्ग चल फिर ना सकते घर में बैठे उन्हें एक दवा गोली देंगे, सोचिएगा इस बारे में कभी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंसाफ नहीं मिला तो हाईकोर्ट परिसर में ही कर लूंगा आत्महत्या, ये एक सिपाही का कहना है जो बिहार पुलिस का सिपाही है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये सिपाही ऐसे कह रहा है और क्या इसके सामने दिक्कत आ गई है जिसके चलते ये मरने की बात कर रहा है। तो इसके बारे में पहले कहानी बताते हैं, बाद में इसकी चीज़ें आपके सामने खुद समझ आ जाएंगी। छपरा का दाऊद नगर इलाका पड़ता है, वहाँ का रहने वाला ये सिपाही है जिसका नाम बताया जा रहा है नारायण राय। अरे कम से कम नाम के हिसाब से ही शर्म कर लिया करो और लोगों की इज्जत करना सीख लो कि वो भटक रहे हैं। नारायण भटकता फिर रहा है तो फिर बचेगा क्या। तो नारायण राय जो है पुलिस का सिपाही है, 1990 में वो भर्ती होता है। 17 जुलाई 2003 को उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। वो अपनी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती देता है। 16 साल चली मुसलसल लड़ाई के बाद 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट आदेश सुनाता है कि जो अधिकारियों ने उसको बर्खास्त करने की प्रक्रिया का जो पालन किया है वो गलत है, इसको बहाल किया जाए। और जब से इसको बर्खास्त किया गया है तब से लेकर अब तक 16-17 बरस का जितना इसका पैसा बनता है वो पैसा इसको दिया जाए। अब अदालत तो आदेश जारी कर देती है, पालन न कर रहे अधिकारी, फिर क्या करोगे आप? फिर यही कर सकते हो जो इसने किया। सिपाही नारायण राय फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया फरवरी 2020 में और उसने कोर्ट के अंदर कोर्ट की अवमानना का एक मामला दाखिल कर दिया पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ। गृह मंत्रालय अमित शाह वाला नहीं है ये बिहार वाला गृह मंत्रालय है। तो बहुत से लोगों को दिमाग में चीज़ें ज़्यादा घूमती है ना, तो वहीं चला जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो वो अवमानना में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भैया कोरोना आ गया देश में, फिर कोरोना आ गया तो लॉकडाउन आ गया तो इसमें सुनवाई नहीं हो रही। अब इसका कहना ये है कि भैया मेरे पास 8 गट्ठे ज़मीन थी, उसको मैंने बेच खोज के एक मुकदमा लड़ लिया, मेरे 8 बच्चे हैं, मैं कैसे जीऊँ, मेरे बस की जीना नहीं रहा है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं हाईकोर्ट परिसर में अपनी जान दे दूँ। पर हमारा कहना ये है कि भाई तू जान दे दे भैया, कोर्ट पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा। कोर्ट के सामने जाके कोई कहे जी हमारा आदमी मर गया, कोर्ट क्या मैं नहीं जानता भाई, प्रमाण पत्र लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र डॉक्टर से लिखवा के ला, क्यों करो मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ला, तब मानेंगे हम तो। नहीं तो चला मुसद्दी ऑफिस वाली कहानी हो गई कि वो जिंदा घूमता रहेगा और उसके नाम की पेंशन जो है वो मृत खाते में डाल दी जाएगी, क्योंकि कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पति की हत्या में पिता को सजा दिलाने के लिए कौशल्या अब पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, ये कौशल्या तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली है। 2016 में ये उच्च जाति की लड़की है और इसने दलित जाति के लड़के जो पेशे से इंजीनियर था, शंकर उसका नाम था, उससे शादी कर ली। इस शादी से नाराज़ होकर लड़की के परिजनों ने बीच बाजार में उस लड़के को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उस हमले में कौशल्या भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस बाबत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। निचली अदालत, जिसे हम जिला अदालत कह सकते हैं, उसने लड़की के पिता, माँ और तमाम 11 लोगों को जो है दोषी ठहराया था, जिसमें से 6 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और 5 को फांसी की सज़ा सुनाई थी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने लड़की के पिता, माँ और 2 लोगों को तो बरी कर दिया और इसके अलावा जो बाकी 5 लोग बचे उनकी
फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। कहा कि 25 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। ये फैसला सामने आने के बाद खबर धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी थी और लड़की का पक्ष भी रखा था कि वो इस फैसले से नाराज़ है। अब वो लड़की कौशल्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने अपने पिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। मजबूरन तमिलनाडु की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अब नोटिस जारी कर दिया गया है। लड़की के पिता पी चिन्नास्वामी और मां और जो 2 लोग बरी हुए हैं उन सबको अपना पक्ष आके अब कोर्ट में रखना पड़ेगा। आखिर किस आधार पर हाई कोर्ट ने उनको बरी किया? निचली अदालत ने उनको दोषी ठहराया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। ये लड़की आज भी अपने ससुराल वालों के साथ रहती है और अपने उसी फैसले पर पूरी तरह कायम है और अपने पिता और परिवार को अपने पति की हत्या के आरोप में सजा दिलवाना चाहती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अवैध धर्मस्थलों को हटाने के मामले पर आज फिर से सुनवाई करेगा नैनीताल हाईकोर्ट। जी हां, ये खबर हमारे पास उत्तराखंड से आ रही है। 23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से बने हुए, जबकि सार्वजनिक संपत्ति तक वैध रूप से तो कोई बन ही नहीं सकता, अवैध रूप से ही बन सकता है। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध रूप से बने हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों को हटाने का नैनीताल हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था 23 मार्च 2020 को। आज मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, तब है 8 सितंबर 2020, यानी कि वो फैसला दिए भी 6 महीने हो चुके हैं जो टाइम हाई कोर्ट ने दिया था। बावजूद उसके सरकार ने 1 साल का वक्त मांगा, कहा कि माई बाप 1 साल का वक्त दे दो। लेकिन इस दौरान 6 महीने के दौरान कुछ भी करती हुई जब सरकार नहीं दिखाई दी तो फिर से मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। तो हाई कोर्ट अब फिर से इस पर सुनवाई करने लगा है। हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके नाम मेरे पास है, मैं आपके सामने रख देता हूं। रवि मणिमत है और दूसरे जो हैं RC खुलपिंग हैं, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और आज वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। जैसे अपडेट होगा हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको 29 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर बनाए गए जितने भी धर्म स्थल हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी बाकी हैं। स्टेट की हाई कोर्ट कभी कभी इस मामले में जाग जा, क्योंकि बहुत से लोग पहुंच जाए हाई कोर्ट कि देखो जी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, फला फला जगह मंदिर बन रहा जी, फला फला जगह ही हो रहा, नहीं तो बने ही पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से तो पूरे देश में हटने चाहिए, लेकिन कौन हटाए और नए नए बन जाए जिसकी जहाँ मर्जी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए आदित्यनाथ योगी के आने के बाद से कितनी जगह पे अवैध मंदिर बने, कौन हटा सकता है जिनको? नहीं हटा सकता। लेकिन राजनीति जब करनी हो तो नफरत की राजनीति के लिए जगह बहुत है उनके पास। तो अब देखते हैं हाईकोर्ट इस मामले में क्या करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगले 7 दिनों में छात्रों को डिजिटल डिग्री जारी करे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ा फैसला हमारे सामने आ रहा है। यहाँ की जस्टिस प्रतिभा M सिंह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। उनका कहना है 30,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिजिटल डिग्री नहीं दी गई है, जिस कारण वो विदेश पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में हाथ की लिखी हुई डिग्री नहीं चल सकती। ये कहना दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि हमारा छापा खाना यानी कि प्रिंटर खराब है, इससे काम नहीं चल सकता, छात्रों को डिजिटल डिग्री देनी पड़ेगी, ये देनी बहुत ज़रूरी है, ये कहते हुए आदेश जारी कर दिया और कहा कि 7 दिनों के भीतर जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं उनको डिग्री दी जानी चाहिए। आगे वो कहती हैं कि डिग्री मिलना छात्रों के लिए उत्सव जैसा, त्यौहार जैसा होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना ऐसा हो गया जैसे प्रताड़ना का शिकार हो। तथ्यों से लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वकील को भी अपना सही पक्ष नहीं दे रही है, इसलिए वो कोर्ट में आके कच्चा पड़ जा रहा है, सही जानकारी उसके सामने नहीं रख रही है। हम सीधा सीधा आदेश जारी कर रहे हैं कि डिजिटल डिग्री छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। बता दें यहाँ पे को पिछले हफ्ते भी मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि एक छात्र पहुंचा, उसने कहा साहब ये मुझे डिजिटल डिग्री नहीं दे रहे हैं, ये मुझे वो हाथ की लिखी हुई डिग्री दे रहे हैं, प्रिंट भी डिग्री नहीं दे रहे हैं। ये हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जिसे हम मानते हैं भाई साहब बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। अब सोच के देखो, जो उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी होगी वो क्यों कर चलती होगी जी, वहाँ क्या करते होंगे? वहाँ तो मास्टर जोक का ठप्पा मार देता होगा, वैसे ही हो जाता होगा जी। वहाँ तो कोई कानून नाम की चीज़ है ना, जंगल राज है वहाँ तो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, आप लोग नोट करके रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं अदालतों से आने वाले फैसले आप लोगों के लिए नज़ीर के तौर पे काम आ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। MBBS एक डॉक्टर पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है,
जैसे ही वो आवेदन करती है उसके आवेदन को कैंसिल कर दिया जाता है। कहा जाता है कि उसके 10वीं के और 12वीं के जो सर्टिफिकेट हैं सीबीएसई बोर्ड के, उसमें उसके पिता का सरनेम नहीं लिखा हुआ है। तो वो पहुंच जाती है सीबीएसई, जाके आवेदन करती है और कहती है कि आप मुझे नए तरीके से मेरी सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट निकाल के दीजिए, मेरे सर्टिफिकेट दोबारा जारी कीजिए और उसमें मेरे पिता का सरनेम जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। सीबीएसई कहती ना जी, हम तो ना करने के, हमारे पास तो ऐसा कोई जुगाड़ ना, और 10 साल पुराने मामले में तो बिल्कुल कतई ना करें। यह पहुंच जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर देती है। नाम है इसका डॉक्टर ज्योति। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो है वो कहती है ठीक है जी, यह लड़की सही कह रही है, इसके पिता का सरनेम इसमें ऐड कर दो और इसके सर्टिफिकेट दोबारा जारी कर दो। सीबीएसई कहती है कि इस फैसले को हम नहीं मानेंगे और सिंगल बेंच के इस फैसले को लेकर डबल बेंच पे पहुंच जाती है, यानी कि जस्टिस डीएन पटेल चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और प्रतीक जानाल उनके बेंच के सामने मामला पहुंच जाता है। अब वो भी सुनवाई करने के बाद कह देते हैं भैया जारी करो, क्योंकि नाम नहीं बदल वाली थारे से, यो नू कह रही है कि अपने पिता का जो नाम है उसमें सरनेम ऐड कर दो, जुड़वाई तो रही है सरनेम, यो थोड़ी कह रही कि मेरे नाम बदल दो, पिता का नाम बदल दो। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही जो आप ये बहाना बना रहे कि हम नाम नहीं बदल सकते, या नाम बदलने वाला मामला नहीं है और 10 साल पुराना मामला है, तब भी आपको सरनेम बदलना पड़ेगा, सरनेम ऐड करना पड़ेगा, बदलना नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है, इसको संभाल के रखिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्ट के कुछ फैसले आपके लिए नज़ीर के तौर पे काम आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने पिता का नाम ना ऐड कराया हो, 10 साल पुराने केस भी हो चुके हों, वो सीबीएसई में दोबारा आवेदन करके हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अपना नाम ऐड करा सकते हैं। वैसे अभी कानूनी लड़ाई बाकी है, हो सकता है सीबीएसई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए। जी हम तो ना करते ही भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम तो बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हमारे संज्ञान में आ जाएगा, हम भी तारे संज्ञान में ला देंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।